जय हिंद। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तो पहला जो मुद्दा है उसी को उठाते हैं। तो पहला मुद्दा है मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन पशुपालन सांख्यिकी का अनावरण किया है। इसमें 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 तक के जो पशुधन उत्पादक हैं उनके अनुमानों को विस्तृत आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया है। उसने ये बताया है कि देश में 2022-2023 के दौरान कुल 230.58 मिलियन टन जो है दूध का उत्पादन रहा है और FAO के अनुसार कुल दूध उत्पादन में भारत विश्व के पहले स्थान पर है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूध उत्पादन में भारत अब जो है पहले स्थान पर है। ठीक, 2021-22 की तुलना में दूध उत्पादन में 3.83% जो है वो वृद्धि हुई है और 2022-23 के दौरान दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन रही है। मतलब एक व्यक्ति 459 ग्राम दूध जो है ले रहा है, उसका ये है सीधा सीधा सा मतलब। अगर शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है इसमें राजस्थान, तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा इसमें मध्य प्रदेश, चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो चौथे नंबर पर आ जाएगा इसमें आपका गुजरात, पाँचवें नंबर की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। यूपी वालों को विशेषकर ध्यान रखना है कि 15.72% जो है वो क्या होगा, यहाँ दूध उत्पादन हुआ है। बिहार का योगदान भी अच्छा खासा है, 5.42% जो है बिहार का भी योगदान है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के मामले में 5 राज्य जो हैं सबसे ज़्यादा दुग्ध उपलब्धता पंजाब में है, लगभग 1 लीटर से ऊपर है, राजस्थान में भी 1 लीटर से ऊपर है, हरियाणा में भी 1 लीटर से ऊपर है, आंध्र प्रदेश में 799 ग्राम है और जो है गुजरात में 670 ग्राम है। एक्चुअल में यूपी में दूध तो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, बट संख्या यहाँ क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से जो है क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ ज़्यादातर लोगों को दूध उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था। अब अंडे उत्पादन की अगर बात करेंगे, अंडा उत्पादन 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो है अंडा उत्पादन किसने किया है, तो कुल अंडा उत्पादन जो है वो रहा है 138.38 बिलियन। और कुल अंडा उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, भारत अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो 6.77% जो है अंडा उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। अंडा उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, फिर आपका तमिलनाडु आ जाएगा अंडा उत्पादन में, तमिलनाडु में भी अच्छी खासी मात्रा में अंडे पैदा किए जा रहे हैं, फिर आपका तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में भी अच्छी खासी मात्रा में अंडे पैदा हो रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक है। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार का योगदान थोड़ा ज़्यादा नहीं है, इनका योगदान जो है 3.92% और 2.37% है, बट अंडे की खपत यहाँ अच्छी खासी मात्रा में। तो अंडा उत्पादन में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है। और अंडा उत्पादन का जो अंडा उत्पादन कितना है तो ये भी ध्यान रखना है कि अंडा उत्पादन हमारा 138.38 बिलियन है। इसके अलावा जो है शीर्ष 5 अंडा उत्पादन वाले जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये हैं। अब बात करते हैं अब किसकी, मांस उत्पादन की। मांस उत्पादन में 2022-23 में मीट के उत्पादन का अगर देखें तो मीट का उत्पादन 9.77 मिलियन टन रहा है और प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 7.10 किलोग्राम जो है वो पर व्यक्ति ने एक साल में क्या खाया है, मीट खाया है। ठीक है, भारत विश्व में मांस के उत्पादन में थोड़ा पिछड़ा है और 8वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो भारत विश्व में मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। और अगर मांस उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन हो रहा है वो यूपी में है, उसके बाद आपका मांस उत्पादन जो है वो बंगाल में है,
ठीक है। बंगाल के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा और कहाँ है, तो फिर आप बताओगे तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक। और इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश है और उसके बाद आपका तेलंगाना है। ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मांस उत्पादन हुआ है। तो विशेषकर ध्यान रखना है, तो किसका, नंबर 1 का ध्यान रखना है, और वो है आपका क्या, यूपी। नंबर 2 आपका मैंने बता ही दिया कि वेस्ट बंगाल है। नंबर 3 आपका बता दिया है कि महाराष्ट्र है, ठीक है। नंबर 4 आपका आंध्र प्रदेश है। इनको ध्यान रखना है, नंबर 4 तक तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। अगला ऊन उत्पादन से क्वेश्चन बनेगा कि ऊन उत्पादन 2022-23 में कुल देश का 33.61% मिलियन किलोग्राम ऊन उत्पादन हुआ है, और पिछले साल की तुलना में 2.12% वृद्धि हुई है इसमें। और ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है रोल रहता है किसका, राजस्थान का 47.98%, ठीक। उसके बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है आपका 25.25%, ठीक। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर के अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका गुजरात, गुजरात का 6.1%। उसके बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका 4.7%। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है आपका 4.27%। तो इसको ध्यान रखते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पैदा हो रहा है ऊन। तो इसको ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पर आपका हो गया क्या, नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 पर हो गया आपका गुजरात, ठीक है। नंबर 4 पर हो गया आपका महाराष्ट्र, और नंबर 5 पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो इनको याद रखना है, ये ऊन उत्पादित वाले क्या हैं, आपके राज्य हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार 2.4 है, और बिहार तो नाम मात्र ही है। अब प्रमुख जो फसलें आई हैं उन फसलों के अंतिम अनुमान आए हैं, प्रमुख फसलों के अंतिम अनुमान आए हैं। उन अंतिम अनुमान के आंकड़ों को और देख लेते हैं कि क्या हैं वो अंतिम अनुमान के आंकड़े, ठीक है। तो इस अंतिम अनुमान के आंकड़ों को और समझ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है बीसीएस में। तो 18 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या कर दिया कि प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। अब इनके अंतिम अनुमान जो जारी किए हैं, तो वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 3,296.87 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो कि अगर देखा जाए तो 21-22 के दौरान की तुलना में 1.40.7 लाख टन अधिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैदा जो हुआ है पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो चावल है, दूसरे नंबर पर आपका गेहूं है, ये सबसे ज़्यादा पैदा हुए हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मक्का है, चौथे नंबर पर पौष्टिक अनाज है, पाँचवें पर आपका चना है, फिर आपका तूर है, दाल है, मूंगफली है, सरसों है, ये आए हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हमने जो पैदा किया है वो चावल किया है, और दूसरे नंबर पर आपने गेहूं पैदा किया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन ये है कि बागवानी फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान 2023 तक का है, उसको और देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें आप इसको ऐसे देखो कि अभी 18 अक्टूबर 2023 को कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी बागवानी फसलों के अनुमान का आंकड़ा जारी किया। अब इसमें ये बताया है कि हमारा जो कुल एई है जो हमने पैदा किया है वो 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से 351.92 मिलियन टन बागवानी के उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा शहद के उत्पादन में भी वृद्धि होने की बात कही है कि शहद का उत्पादन भी बढ़ा है, कि पहले के मुकाबले शहद का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास बात है तो आलू का उत्पादन भी जो है बढ़ा है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, आलू का उत्पादन बढ़ा है। और बागानी जो प्लांटिंग क्रॉप्स हैं उनकी भी जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ी है, ये वाली बात भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा आंकड़े ज़्यादा दे रखे हैं, तो आंकड़ों पे ज़्यादा नहीं जाना, इतना ज़्यादा मिलियन टन से क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें आप बस ये ध्यान रखना कि बागवानी फसलों के उत्पादन में
दूसरी जो अग्रिम उसकी रिपोर्ट है वो आई है और धीरे धीरे सभी बागवानी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर बढ़ रही हैं। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन 2023-24 जारी हुआ है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल की समिति द्वारा रबी फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जिसको क्या कहते हैं मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। और एमएसपी में क्या किया गया है, हर बार की तरह थोड़ी सी वृद्धि की गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य क्या हो मिल जाए, वो तो बात अलग है। मसूर के लिए जो एमएसपी जारी किया गया है और उसमें रुपए बढ़े हैं 425 रुपये, और रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये एमएसपी में बढ़े हैं। और अभी तक का ये एमएसपी जो है हाईएस्ट है जो इन फसलों के लिए है। तो देखो गेहूं की अगर बात करेंगे तो गेहूं का 23-24 में जो एमएसपी रहने वाला है वो है ये रहा था 2125 रुपये क्विंटल। अब की बार जो है विपणन तंत्र में इसका जो रेट रहेगा 2275 रुपये रहेगा। जौ का जो रेट रहेगा वो रहेगा 1875 रुपये क्विंटल। इसके अलावा चने का जो रेट रहेगा 5440 रुपये क्विंटल। मसूर का जो रेट रहेगा 6425 रुपये क्विंटल। सरसों का जो रहेगा वो रहेगा लगभग 5550 रुपये क्विंटल। और जो सनफ्लावर है उसका रहेगा 5800 रुपये क्विंटल। तो इसको तो 23-24 को तो देखना नहीं है, अब 24-25 को देखना है। तो गेहूं का आपको पता चल गया होगा कितना है, गेहूं का 2275 रेट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे जौ का 1850 है। इसके अलावा चने का 5440 है, ठीक है। और इसके अलावा मसूर का 6425 है। इसके अलावा आपका सरसों का 5650 है और जो सनफ्लावर होता है उसका 5800 रुपये है, ठीक। इसमें ध्यान ये भी रखना होता है कि इसमें एमएसपी में वृद्धि कितनी हुई है। तो इसमें 150 रुपये की, गेहूँ में 150 रुपये की वृद्धि की गई है, और जौ में 115 रुपये की वृद्धि की गई है, चने में 105 रुपये की वृद्धि की गई है, और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की गई है वो की गई है मसूर में 425 रुपये की, ठीक है। अभी तक अब आप देखो तो लगभग हमें 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है। कितनी फसलों पर? 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है। 22 पर जो है प्रत्यक्ष रूप से मिलती है और एक फसल ऐसी है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है। तो अभी हाल ही में एमएसपी को लेकर देश में बड़े भारी बवाल मचे हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है इन आंकड़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है एमएसपी में वो किस में हुई है? मसूर में 425 रुपये, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन किससे बन सकता है? अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान जो है, रबी फसलें होती हैं ना, रबी खरीफ जायद, तो रबी अभियान आया है। तो रबी अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कृषि सचिव के द्वारा किया गया था। अब इसमें हुआ क्या था? हुआ ये था कि हम अपनी जो आने वाली जो फसलें हैं खाद्यान्न के दौरान उनको किस किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं उस पर जो है इसमें बात की गई है। और बाद में ये भी बताया गया कि 3 वर्षों में सरसों का उत्पादन जो है बढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो है 37% जो है इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्योंकि अभी तुमने थोड़े दिन पहले देखा था कि तेल की कीमतों में काफ़ी मात्रा में उछाल आ रहे थे। उसका कारण क्या था कि हम जो है सरसों के उत्पादन में थोड़ा पिछड़ रहे थे, तो सरकार ने सरसों पर ध्यान दिया। अब उसकी जो है धीरे धीरे वृद्धि हुई है, तो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल के रूप में आया है कि तेल जो मस्टर्ड ऑयल है उसके जो है रेट को हमने कंट्रोल किया है, ठीक। दलहन और तिलहन हेतु अगले 5 वर्ष के लिए क्या किया गया है? इस सम्मेलन में एक विजन भी प्रस्तुत किया गया है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, तो उनको मतलब सही रेट पे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो दलहन और तिलहन वो सबसे बड़ा जो है एक मेजर फैक्टर साबित होने वाले हैं कि क्या राष्ट्रीय सम्मेलन जो रबी अभियान है उसका जो मेन मोटो यही है कि सबको अच्छे से सही रेट में अच्छी क्वालिटी का जो है सामान मिल जाए। दलहन के लिए वर्ष 2025 तक 325.47 लाख टन का लक्ष्य हासिल करने का क्या है प्रस्ताव है। और तिलहन का घरेलू उत्पाद अगर देखा जाए तो 362 लाख टन है, जो 541 लाख टन और 85 लाख टन से बढ़कर 136 लाख टन तक हो जाएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान जो है, देखो ये चल रहा था कौन सा अभियान? रबी अभियान। अब आएगा खरीफ अभियान।
खरीफ अभियान की अगर बात करेंगे तो ये भी कृषि मंत्री द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, और इसके अलावा कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 19% का योगदान रहता है। 2/3 इसी क्षेत्र पर जो है लोग निर्भर हैं खरीफ फसल पर। ठीक, ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की परिवर्तन की स्थापना की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और इसमें श्री अन्न को लेकर भी जो है चर्चा चली थी कि श्री अन्न जो है 2023 में आपका 159.1 लाख टन है, तो इसको बढ़ाकर जो है इसका लक्ष्य रखा गया था 1,70,000 लाख टन करना था। ठीक, लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है कि लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना की रिपोर्ट जारी हुई है। और इसमें ये बात बताया गया है कि लघु सिंचाई जो माइन्योर इरिगेशन होता है वो लगभग कितने % हो चुका है, वो हो चुका है 94.8%। ठीक, वर्ष 2017-18 की लघु सिंचाई गणना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हुई है, पूरी हुई है, जिससे हम ये आंकड़े बता सकते हैं कि कहाँ कितनी सिंचाई हुई है। सबसे कम अगर देखा जाए तो लघु सिंचाई में खोदे गए कुओं की संख्या जो है वो क्या है, सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है, सबसे ज़्यादा खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी है। इसके अलावा जो है फिर गहरे ट्यूबवेल और इसके बाद मध्यम ट्यूबवेल, और देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश में है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो लघु सिंचाई है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र है उसके बाद 15.47%, 4%, और फिर है आपका MP, और उसके बाद है तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना कि इसमें 1, 2, 3 और ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई होती है। तो यूपी, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ये कुओं की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड वाटर में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश रहा है। इसके बाद जो है सतही जल की अगर बात करेंगे तो सतही जल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा 5वीं जनगणना की तुलना में लघु सिंचाई के दौरान लघु सिंचाइयों में लगभग 2 मिलियन का जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में कुएं खोदने का प्रवाह सरफेट लिफ्ट योजनाओं से हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला जो है हमारा वो है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना आई है। ठीक है, तो पशुधन के लिए पहली जो क्रेडिट गारंटी योजना आई है, इसमें पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पशुपालन अवसंरचना निधि के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट स्कीम को शुरू किया गया है। मंत्रालय द्वारा इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली की जिसके द्वारा जो है पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु मध्यम के उद्योग को जोखिम मुक्त बनाने की सुविधा के लिए इसको लागू किया गया है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि क्रेडिट गारंटी फंड कितना रखा गया है, तो इसमें क्रेडिट गारंटी फंड 750 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक, और ऋण सुविधाओं में 25% जो है उनको क्या दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन जो है नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम का मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र में वंचित अल्प सेवा क्षेत्र से है कि वहाँ पर वित्तीय सुविधा प्रदान की जाए। ठीक, पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमों के समाज वंचित वर्ग के लोगों को उदारताओं में जो है सहायता की उपलब्धता करानी है, जिससे उद्यम के विपणन योग्य में जो धन का जो अभाव होता है उनके लिए हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। हाल ही में अगला जो क्वेश्चन बना है ये इम्पोर्टेंट है कि एक अराकू कॉफ़ी है, अराकू कॉफ़ी और काले मिर्च, अराकू कॉफ़ी और काले मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिले हैं। हाल ही में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काले मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिले हैं। दोबारा बोल रहा हूं कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अराकू कॉफ़ी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की गिरिजन कॉरपोरेशन को अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। ठीक है, गिरिजन कोऑपरेटिव को ये जैविक दर्जा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफ़ी और काले मिर्च के बाज़ार में बेहतर मूल्य मिलने की क्या है, उम्मीद है।
इस जैविक प्रमाणीकरण में अराकू कॉफ़ी और काले मिर्च के बाज़ार में बेहतर मूल्य मिलने की क्या है इसमें उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में जो पारिस्थितिकी तंत्र में इसको पैदा किया जा रहा है, ये उत्पादन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है कॉफ़ी उत्पादन के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि इस कॉफ़ी की खेती जो है आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराक घाटी में की जाती है और वो संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी जो है खेती की जा रही है। अराकू घाटी का मौसम कॉफ़ी उत्पादन के लिए एक मतलब टॉप लेवल का मौसम है, वहाँ एक अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। यहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफ़ी है और जहाँ कॉफ़ी पैदा करनी होती है वहाँ पर आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ की कॉफ़ी धीरे धीरे पकती है और उसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी बनती है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जिला और उड़ीसा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में ये वाली खेती की जा रही है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले और उड़ीसा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जा रही है। आवश्यक मूलभूत भौतिक जलवायु परिस्थितियाँ इसमें विद्यमान हैं। अराकू घाटी की लाल लैटेराइट मिट्टी कॉफ़ी की पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। ये ध्यान रखना कि अराकू घाटी में कैसी मिट्टी है, लाल लैटेराइट मिट्टी है जो कॉफ़ी की पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। और इस कॉफ़ी की पैदावार को विशेष तौर पे कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में जो है इसको पैदा करना होता है और पोटेशियम इसमें खूब मिल रहा है और इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है कम है। तो ध्यान रखना कि ये मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस फसल के लिए। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 जारी हुआ है और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की जो समिति है इसके द्वारा विपणन सत्र के दौरान सभी स्वीकृत फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि को क्या की गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी तो हमने देखा था कि एमएसपी 2023 की तुलना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें ये मुझे लगता है कि इसमें आपको देखना है तो ये देखना है कि अभी हाल ही में बागवानी फसलों का उत्पादन से हम बात कर रहे थे, तो बागवानी फसलों में जारी आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो सब्जी उत्पादन वाले शीर्ष 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और भारत की स्थिति ये है। तो सबसे ज़्यादा जो सब्जी उत्पादन में आया है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और कितने हज़ार टन, तो 32,505 हज़ार टन जो है ये उत्पन्न हुआ है और पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, बिहार चौथे पर, महाराष्ट्र पाँचवें पर। सब्जी उत्पादन के 5 जो है ये क्या हैं राज्य हैं। फल उत्पादन की अगर बात करेंगे तो फल उत्पादन के 5 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और ये हैं 5 राज्य हैं। और अगर बागवानी की बात करेंगे तो बागवानी में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अलावा आपका मध्य प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद गुजरात है, ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बागानी फसलों की अगर बात करेंगे तो बागानी फसलों में सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक है, फिर केरल है, ठीक, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है और उसके बाद उड़ीसा है, ये आ जाएंगे आपके, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये क्या हैं आपके, ये बागानी फसलों के शीर्ष उत्पादक 5 राज्य हैं। और इसके अलावा टमाटर के मामले में मध्य प्रदेश है, प्याज के मामले में महाराष्ट्र है, बैंगन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ है। ये वाले भी थोड़े ध्यान रख सकते हैं आप। अगर आपसे पूछा जाए फल सब्जी मसाला बागानी फसलों के 3 अग्रणी राज्य जो हैं, देखो सबसे ज़्यादा फसल के मामले में कौन रहा है, तो आपसे पूछा जाए केला सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केले का उत्पादन कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। आम का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पर है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अमरूद उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर आंध्र प्रदेश है। अंगूर की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु है। सेब की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद उत्तराखंड है। मस्क मेलन जो है वो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। पपीता सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। फूल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। सब्जी अभी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है। आलू उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार है। तो ये जो है फसलें हैं इनको ध्यान रखना है।
टमाटर के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और कर्नाटका है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये है फिर आपके जो क्या है आप कह सकते हैं कि फसलों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इनका रोल प्ले रहा है। ठीक, वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन पिछली बार भी था, अब की बार भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मोटे अनाज के लिए श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये तो सबको पता है कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज पर एक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी विमोचन किया था। साथ ही मोटे अनाज श्री अन्न स्टार्टअप संग्रह को भी एक बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी यहाँ पर विमोचन किया गया था। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। मोटे अनाज से देख लेते हैं तो मोटा अनाज सबसे ज़्यादा जो पैदा कर रहा है वो कर रहा है आपका श्री अन्न उत्पन्न कर रहा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जो पैदा कर रहा है वो कर रहा है राजस्थान। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है और उसके बाद आपका फिर तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर आपका जो है आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, और गुजरात, हरियाणा और गुजरात। इसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है, कर्नाटक के बाद आपका जो है उत्तराखंड आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्री अन्न है, पहले नंबर पर श्री अन्न कौन पैदा कर रहा है? तो पहले नंबर पर श्री अन्न पैदा कर रहा है राजस्थान, दूसरे नंबर पर कौन पैदा कर रहा है? महाराष्ट्र, तीसरे पर कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, चौथे पर कौन कर रहा है? कर्नाटक। तो ये चार तो आपको याद रखने ही रखने हैं, 5 भी कर सकते हैं, तो 5 है आपका मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं क्या कर रहे हैं? श्री अन्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? श्री अन्न उत्पन्न करने वाले जो टॉप मोस्ट 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं।